गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, अवर प्लेनेट, तो उसमें हम आज देखते हैं अवर प्लेनेट अर्थ के बारे में। ठीक है, तो द अर्थ क्या है? पहले तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि हम जानते हैं कि अर्थ एक हमारा ग्रह है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का एक ग्रह है, जहाँ पर अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे आज, जैसे कि अर्थ, अवर होम। अर्थ क्या है? एक हमारा घर है। ठीक है, इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल। तो पूरे प्लेनेट में, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में हमारे प्लेनेट अर्थ ही ऐसा है जहाँ पर जीवन स्थिर है। ठीक है, जीवन पाया जाता है, जीवन एग्जिस्ट करता है। बाकी के और प्लेनेट पे कहीं भी आपको जीवन नहीं दिखाई देता है। और ऐसा क्यों हो पाया है? दिस इज ड्यू टू इट्स फेवरेबल टेम्परेचर। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है, इसके ऊपर एक हमें अनुकूल तापमान मिल जाता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यानी कि किसी भी जीव के लिए जो भी आवश्यक तापमान है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। इफ़ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन वर टू इंक्रीज्ड, यदि हमें सन से जो हीट प्राप्त होती है, ऊष्मा, अगर उसमें थोड़ा भी इजाफा कर दिया जाए या घटा दिया जाए, डिक्रीज बाई अबाउट 10%, यानी कि अगर 10% तक इस हीट में हमें इजाफा होने को मिलता है या फिर इसमें कमी देखने को मिलती है, तो इस पे हमें एक बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वुड बिकम अनफिट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर 10% टेम्परेचर में इजाफा हुआ या कमी आई तो एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के ऊपर रहने योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी विविधताएं हैं जहाँ पर जो हमारे जीव हैं वो कई परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। अगर ये टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। इन एंशियंट टाइम्स पीपल थॉट अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप, यानी कि प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक चपटे आकार में है। बट ऐसा नहीं है। इट वॉज फर्स्ट अरिस्टोटल एंड लेटर कॉपरनिकस हु डिक्लेयर्ड दैट अर्थ इज स्फीयर, यानी कि पहले अरिस्टोटल आए, उसके बाद कॉपरनिकस आए, जिन्होंने ये बताया हमें कि जो अर्थ है वो हमारी एक स्फीयर यानी कि गोलाकार में है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो पृथ्वी का कोई आकार नहीं है। पृथ्वी का अपना खुद का एक आकार होता है जिसे हम जियोड का आकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ, एक्चुअली द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, यानी कि पर अगर हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो पूरी अर्थ हमें एकदम वास्तविक रूप से हमें गोलाकार नहीं दिखाई देती है। इट बल्जेस एट इक्वेटर, और ये हमें, आप देखेंगे अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये जो बीच में है वो इस आकार में है। ठीक है, यानी कि जो मध बीच वाला हिस्सा है ये उभरा हुआ है, बल्ज है। ठीक है, एंड इस और उसके बाद अगर हम इसके पोल्स देखते हैं तो वो थोड़े चपटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज मोर देन इट्स पोलर डायमीटर, और क्या कहते हैं, इक्वेटर पे ये डायमीटर उभरा होने की वजह से इसका डायमीटर हमें अधिक दिखाई देता है और पोल्स का जो डायमीटर है वो हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ गिव्स इट्स अ यूनिक पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है, पानी है और हवा है, ये तीनों चीज़ें पृथ्वी को एक अनोखी स्थिति प्रदान करती हैं पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, इस ग्रह पर। ठीक है, वाटर ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, और पूरी पृथ्वी के ऊपर हमें लगभग 71% पृथ्वी पर पानी दिखाई देता है। बाकी के हिस्से पर हमें ज़मीन दिखाई देती है। ठीक है, 29% पे। वैन एस्ट्रोनॉट फर्स्ट सॉ द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस इट लुक ब्लू इन कलर। ठीक है, तो जब पहली बार हमारे खगोल शास्त्रियों ने इसको क्या कहते हैं, बाहर से जाके, स्पेस से जाके देखा इसको, तो ये हमें ब्लू कलर की दिखाई दी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अधिक मात्रा में पानी है। ठीक है, और ड्यू टू वाटर प्रेजेंट ऑल ओवर इट। ठीक है, क्योंकि ये हमें ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके ऊपर 71% पानी होने की वजह से ये पूरी पृथ्वी हमें ब्लू कलर में दिखाई देती है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं।
अब हमने अर्थ को समझ लिया है, अब उसके बाद आगे हम समझते हैं कि सैटेलाइट यानी कि उपग्रह क्या होते हैं। यानी कि ये भी हमने जैसे समझा अभी कि पृथ्वी और ऐसे 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ऐसे ही एक हमें जो हेवनली बॉडी सैटेलाइट दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं? यानी कि सैटेलाइट को अगर हम बोलें तो उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट और कंपेनियन, यानी कि वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है? यानी कि एक ग्रह के साथी के तौर पे उनके साथ पूरी परिक्रमा करते हैं। जैसे कि मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट वॉज द ओनली नॉन सैटेलाइट अंटिल AD 1610, और ये 1610 से अब तक का एक अकेला प्राकृतिक हमें उपग्रह दिखाई देता है पृथ्वी का, जिसको हम 1610 ईस्वी से जानते हैं। ठीक है, वी नो नाउ द दैट देयर आर मोर देन 100 सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम, और हम जानते हैं कम से कम 100 से अधिक सोलर सैटेलाइट को हम पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जानते हैं। और ऐसे 2 ग्रह हैं, ऐसे मरकरी एंड वीनस आर ओनली प्लैनेट दैट डू नॉट हैव एनी नॉन सैटेलाइट्स, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी और वीनस ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, मोस्ट सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, और यानी कि सभी सैटेलाइट्स वो सब एक ही दिशा में घूमते हैं, जैसे कि जो ग्रह सूरज के चारों ओर जिस दिशा में परिक्रमा करते हैं, उसी दिशा में जो सैटेलाइट हैं यानी कि उपग्रह वो अपनी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, यानी कि जैसे ग्रह अपने पास खुद की स्वयं की क्या कहते हैं लाइट और हीट नहीं रखते हैं, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उनका खुद का नहीं होता है, ऐसे ही जो सैटेलाइट होती हैं उनके पास भी खुद की ना तो ऊष्मा होती है ना ही प्रकाश होता है। लाइक प्लैनेट्स दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और वो किससे चमकते हैं? सन की लाइट से, यानी कि जैसे कि ग्रह चमकते हैं सन की लाइट से, और वैसे ही हमारे उपग्रह चमकते हैं। अब है अर्थ सैटेलाइट, और आप जानते हैं अर्थ सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मून की। द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि मून जो है अकेला पृथ्वी का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम अकेला उपग्रह कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स इट वॉज वर्शिप्ड एज ए गॉडेस, और प्राचीन काल में इसको हम भगवान के तौर पे पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि लोग इसको शुभ मानते थे। द न्यू मून एंड द फुल मून वर कंसिडर्ड लकी, और जो अर्ध चांद है और पूर्ण चांद है इसको लोग बहुत ही लकी मानते थे, यानी कि पीपल देयर फॉर बिगिन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑन दीज 2 डेज, और इसलिए लोगों ने इन 2 दिनों के ऊपर कुछ अपने त्यौहार मनाना शुरू कर दिए। ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, और जो एक औसतन दूरी है पृथ्वी की चांद से वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। एंड इट्स मीन्स डायमीटर इज अबाउट 3,480 किलोमीटर, और इसका जो व्यास है डायमीटर वो लगभग 3,480 किलोमीटर है। ठीक है, द मून हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास खुद की ना तो ऊष्मा है ना ही प्रकाश है, यानी कि ये किससे रिफ्लेक्टेड होता है? सन से। इट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, यानी कि इसके पास खुद की स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश ना होने की वजह से ये सन से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, और ये रिफ्लेक्टेड होता है। सन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून रीचेज द अर्थ इन अबाउट 1.25 सेकेंड, और यानी कि जो सनलाइट है वो मून तक पहुंचने में, मून से अर्थ तक पहुंचने में लगभग 1.25 सेकेंड लगते हैं। इट हैज़ नो एयर ऑन द सरफेस मॉइस्चर, यानी कि इसके पास ना तो कोई हवा है ना ही मॉइस्चर है। ठीक है, दस नो लाइफ कैन बी एग्जिस्ट नेचुरली ऑन द मून, इसलिए वहाँ पर कोई भी जीवन स्थिर नहीं है, वहाँ पे जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देयर इज़ नो साउंड, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है। एज देयर इज़ नो एयर टू कैरी साउंड वेव्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हवा को
चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, तो सॉरी, आवाज़ को चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वो माध्यम बनता है हवा। जो भी हम बात करते हैं वो हम अगर हम कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले को हमें सुनाई देता है, तो वो सुनाई दे रही वो हवा की वजह से उस पर्सन को सुनाई देता है, क्योंकि हवा उसका माध्यम बनती है और ये हवा मून के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमें आवाज़ भी नहीं कोई सुनाई देती है। ठीक है, और उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये देखिए मून है हमारा, और उसके बाद seen from the earth the sun and the moon appears to be the same size, though be known that the sun is huge in size in comparison to the moon। ठीक है, हमें पृथ्वी से सन और चंद्रमा यानी कि सूरज और चंद्रमा दिखाई देते हैं एक साइज के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सूरज जो है वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर पड़ता है, और जो मून है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं, दूरी के हिसाब से अगर हमें ये दोनों सेम आकार में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सन जो है हमारे पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है और मून से तो बहुत बड़ा है। दिस इज बिकॉज द सन इज मच नियरर टू द अर्थ देन द सन, और हमें बस ऐसा ही दिखाई देता है एक साइज के। क्यों? क्योंकि जो मून है वो हमारे पास है और जो सन है वो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे कि पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, और मून भी अपनी एक्सिस पे रोटेट होता है। जैसे कि अन्य ग्रह अपने एक्सिस पे घूमते हैं, वैसे ही मून भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड वन रिवोल्यूशन इज द सेम 27 डेज 8 आवर्स, और यानी कि इसकी जो रोटेशन गति है और रिवोल्यूशन गति है वो सेम रहती है 27 डेज 8 आवर्स। इसलिए दिस इज वाई वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून, इसलिए हमें चांद का एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, द मून सरफेस इज हाईली अनइवन, और जो मून की सरफेस है वो बहुत अनइवन है, असमान है, मतलब कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, बहुत ऊंचे नीचे गड्ढे टाइप से हैं। इट्स डेज आर वेरी हॉट, यहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं, लगभग 120 डिग्री टेम्परेचर रहता है दिन के समय, और रातें बहुत ठंडी होती हैं, लगभग -120 डिग्री के टेम्परेचर करीब यहाँ पर रहता है। इन सितंबर 1959 रशियन कैप्सूल लिंक टू बिकम द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच द मून सरफेस, और सितंबर 1959 में रशियन एक जो एस्ट्रोनॉट कैप्सूल था, क्या कहते हैं, लूनिक 2, ठीक है, बिकम द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच द मून सरफेस, यानी कि पहली ऐसी वस्तु थी जिसने मून की सरफेस पर कोई चीज़ पहुंचाई थी। ठीक है, 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट खगोल शास्त्री जो थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। पहली बार किसी मानव ने कदम रखा था चांद की सतह पर। ठीक है, दिस वॉज फॉलोड बाई द सेवरल अदर अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट व्हाट द मून वॉज मेड अप ऑफ, और उसके बाद कई और लोगों ने भी प्रयास किया कि चांद के ऊपर क्या चीज़ है, किस टाइप से बना है चांद। रॉक सैंपल्स वर ब्रॉट बैक एंड एनालाइज्ड, और वहाँ से जो पत्थर के सैंपल्स थे उनको लाया गया और उनके ऊपर विश्लेषण किया गया। ठीक है, कि मून के ऊपर पानी की सबसे पहले खोज करने की कोशिश करी गई, लेकिन शायद अभी हम लोग पूरी तरीके से उसको नहीं कर पाए हैं। देयर आर स्टिल मैनी मिस्टीरियस अबाउट द मून, और यहाँ पर कई रहस्य हमें देखने को मिलते हैं, कई रहस्य देखने को मिलते हैं मून के बारे में। साइंटिस्ट में बी एबल टू इस्टेब्लिश लूनर स्पेस स्टेशन टू फर्दर एक्सप्लोर द यूनिवर्स इन द नियर फ्यूचर, और वैज्ञानिकों ने हमारे लिए एक लूनर स्पेस स्टेशन वहाँ पर लगाया है, जिससे भविष्य में हम ये ब्रह्मांड के बारे में फ्यूचर में और जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये था हमारा मून के बारे में। ये रही यूरी गागरिन, और आप देख सकते हैं 1961 में जो गए थे, और उसके बाद ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए क्या है
ठीक। बिसाइड्स प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, और प्लैनेट के अलावा और क्या कहते हैं सैटेलाइट के अलावा काउंटलेस स्मॉलर ऑब्जेक्ट अराउंड द सन, यानी कि अनगिनत संख्या में हमें सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती हुई कई आकाशीय पिंड मिल जाएंगी, जैसे कि देयर आर एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं देखते हैं। अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स वर पजल्ड बाय द ह्यूज गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो शुरुआत में जो एस्ट्रोनॉट जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने ये बताया कि एक बहुत बड़ा गैप पाया जाता है मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में। ठीक है। सॉरी। Then they found thousands of small planet-like solid bodies there, and named them planetune planetioids और एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, यानी कि इस नाम से उन्होंने कई पिंड वहाँ पर खोजे। These objects revolve around the sun along with their planets, यानी कि ये प्लैनेट भी अपने सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे कि प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एस्ट्रॉइड्स आर पीस ऑफ सम स्मॉल सम प्लैनेट एंड प्रोबेबली एक्सप्लोडेड सून आफ्टर इट्स बर्थ, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किसी ग्रह का ही हिस्सा होते हैं और जो शायद फटने की वजह से उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनमें विस्फोट की वजह से। कॉमेट्स क्या होते हैं आप देखेंगे तो सम टाइम्स वॉल्स विद ग्लोइंग टेल्स, आपने पुच्छल तारे देखे होंगे, प्राचीन समय में कहते थे कि किसी की आत्मा जा रही है। ठीक है, वो किसी की आत्मा फात्मा नहीं होती थी, वो होते थे कॉमेट्स, यानी कि जिनको हम पुच्छल तारे कहते थे। यानी कि जो वॉल्स विद ग्लोइंग टेल्स, यानी कि एक ऐसी संरचना होती थी जिसमें पीछे एक जलती हुई टेल्स नुमा हमें संरचना दिखाई देती थी, शाइनिंग इन द स्काई नाइट आफ्टर नाइट, यानी कि रात के समय। ठीक है। दीज लुमिनियस हेवनली बॉडीज आर कॉमेट्स, तो इन्हीं आकाशीय पिंडों को हम, चमकती हुई आकाशीय पिंडों को क्या कहते थे? कॉमेट्स। दे मूव अराउंड अबाउट इन द सोलर सिस्टम, ये भी मूव करती हैं सोलर सिस्टम में। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेरी लॉन्ग ऑर्बिट, और ये भी हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बहुत बड़ी कक्षा में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा आउटर स्पेस, यानी कि द यूनिवर्स। बियॉन्ड द सन एंड इट्स फैमिली वी कैन सी अबाउट 6,000 स्टार्स इन द स्काई एवरी नाइट, यानी कि सन और उसकी फैमिली यानी कि जो सोलर सिस्टम का पार्ट है उनके अलावा भी हमें 6,000 तारे हर रात को दिखाई देते हैं। एक्चुअली देयर आर करोड्स ऑफ स्टार्स विद देयर फैमिलीज इन स्पेस, यानी कि वास्तविक रूप से तो आप देखते हैं कि करोड़ों तारे हैं जो हमें ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी से अगर हम देखें तो हमें लगभग 6,000 तारे दिखाई देते हैं। एटलीस्ट 10,000 करोड़ स्टार्स मेकअप द गैलेक्सी, यानी कि ऐसे लगभग 10,000 करोड़ तारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। टू विच भी बिलोंग कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और दी आकाशगंगा, यानी कि जो हमारी, हम जानते हैं हमारी आकाशगंगा है वो उसका नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, तो ऐसे लगभग पूरी आकाशगंगा में लगभग 10,000 करोड़ तारे हैं। ठीक है। देयर आर परहैप्स करोड्स ऑफ सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, और हम जानते हैं शायद कि करोड़ों गैलेक्सीज भी इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो तारों के बीच में दूरी को नापना किलोमीटर में संभव नहीं है, इसलिए हम एक ऐसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं स्पेस की दूरी को नापने के लिए। वी यूज़ अ यूनिट कॉल्ड अ लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के हम यूनिट के तौर पे ब्रह्मांड में स्पेस में दूरी को नापने के लिए इकाई का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी कि एक लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक लाइट ईयर कहलाता है। वी नो दैट लाइट मूव्स एट एन एस्ट्रोनशिंग स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और हम जानते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो आपके प्रकाश है उसकी दूरी, उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कैन यू वर्क आउट द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन द ईयर, क्या आप नाप सकते हैं? ठीक है। तो इनसाइड द मिल्की वे द स्टार्स नियरेस्ट टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और मिल्की वे के पास की जो दूसरी
मिल्की वे के अंदर द स्टार्स नियरेस्ट टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और सन के पास जो दूसरा सबसे पास वाला तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इट इज़ मोर देन 4.2 लाइट ईयर्स अवे, और ये लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर है, ठीक है, हमसे। द एंटायर मिल्की वे इज़ प्रोबेबली 10,000 लाइट ईयर्स, और पूरी आकाश गंगा जो हमारी मिल्की वे है वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर फैली हुई है, ठीक है, फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड तक जाएंगे तो हमें लगभग 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ेगी, एंड अप टू 20,000 लाइट ईयर थिक, और ये लगभग 20,000 लाइट ईयर मोटी है, ठीक है। इनफैक्ट द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्स आर बियॉन्ड आर रेंज ऑफ आवर इमेजिनेशन, यहाँ तक कि हमारा जो अनुमान है वो हमारे बस से बाहर है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर हमारा, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे, और आप सबको गुड नाइट, ठीक है, नमस्कार।